कोई आपको ये नहीं चैलेंज दे सकता, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, वो भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि विश्व के भूगोल में 95% जो प्रश्न आएंगे वो पिछले साल में पूछे हुए प्रश्न ही आते हैं, कुछ नया नहीं आता। या तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, नहीं तो प्रश्न के एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आता है। और इस बात की मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरा बार बार निकलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। कोई कुछ भी कह रहा हो, सब फर्जी बात कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। क्या कि वर्ल्ड जियोग्राफी में जो भी प्रश्न 7 से 8 आएंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आप मान के चलिए 99% इस प्लेलिस्ट से ही आएंगे। इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, अब तक पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं उन सबको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। तो उसी सीक्वेंस में आज ये दूसरा वीडियो, और आशा है आपसे ऐसी कि जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। पढ़ते समय 2 बात का ध्यान रखिएगा कि एक तो जब आप इसको पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जो अब प्रश्न आएंगे वो इससे नहीं, इससे आएंगे, पहला काम। दूसरा काम, जब आप इसको पढ़ लें तो टॉपर्स कोड, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एंड्रॉयड ऐप है, मेरी ही खुद की है, आप उस पर जाके वर्ल्ड जियोग्राफी के सारे टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने यहाँ से पढ़ा क्या वो आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ मैंने रोका था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों, किस टाइप के होते हैं, तो वो आते हैं कथन और कारण। कथन मतलब स्टेटमेंट और उसका रीज़न, बहुत एजर्शन और रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी कथन और कारण इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको देखना है क्या दोनों चीज़, स्टेटमेंट और उसका रीज़न, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी जो है जून की अपेक्षा तीव्र गति से भ्रमण करती है, और उसका कारण क्या है, पृथ्वी की सर्वोच्च गति होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सबसे ज़्यादा स्पीड कब होती है, जब वो सूर्य से सबसे करीब होता है, याद रखिएगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ है या इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ है, तो मैंने फिजिकल जियोग्राफी में ये पूरा का पूरा प्रश्न, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। कृपया उसको देख के फिर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा, हर चीज़ आपको बड़ी आसान और समझ में आने वाली लगेगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे नज़दीक होगा तो उसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, यानी पृथ्वी की गति सबसे ज़्यादा कब होगी, जब वो सूर्य के सबसे करीब से गुजर रहा होगा। और सूर्य के सबसे करीब पृथ्वी कब होती है, दिसंबर में नहीं होती, जून में होती है। तो याद रखिए, पृथ्वी दिसंबर की अपेक्षा जून में तीव्र गति से भ्रमण करती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम जून में ही होती है, ठीक। और उसी समय उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होगी। तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्या है, आर सही है, माने जो रीजन है वो सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। अब आ जाइए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा, जितनी भी सूर्य की जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, तो मैं बता दूं, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, ये प्रश्न कितनी बार आया है, देखिए लोअर में आया है, पीसीएस में आया है, बीओ में आया है, पीसीएस में 2-2, 3-3 बार आया है। तो याद रखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का, जो सूर्य की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है या जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, ये आपको सामने दिख रहा है। वो क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं। देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो होता है विखंडन और एक होता है संलयन। हम संलयन याद रखिए, सूर्य संलयन, ये आप याद रखेंगे। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न। अब मैं आपको दिखाता हूँ भूमध्य रेखा से अलग अलग कक्षा। जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी के सर्कल से जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पृथ्वी से आदमी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ऐसा समझिए कि जब कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है तो पृथ्वी की कक्षा से वो बाहर जाती है, तो अलग अलग रीजन में वो पहुंचती है। अलग अलग रीजन का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब इसके चारों ओर कक्षाएं हैं, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा। तो कोई भी आइटम जब आप यहाँ से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा, जैसे ही वो इस कक्षा में आएगा तो इस कक्षा में मूव करना शुरू करेगा। घूमते घूमते जब उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और अपनी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पा जाएगा तो वो अगली कक्षा में चला जाएगा। फिर अगली कक्षा में लगातार घूमेगा, घूमते घूमते उसकी स्पीड और बढ़ेगी तो फिर वो और अगली कक्षा में, ऐसे कुछ मूवमेंट होती है। तो अलग अलग कक्षा होती हैं, कक्षा का मतलब अलग अलग सर्किल होते हैं पृथ्वी के बाहर। तो याद रखिए, सबसे पहला ध्रुवीय पृथ्वी की कक्षा जो होती है, सबसे क्या है, सबसे पहला ध्रुवीय पृथ्वी की कक्षा, वो ऑर्बिट जो होती है, कौन सा, पोलर ऑर्बिट, जो अर्थ की पोलर ऑर्बिट होती है, वो 500 से 2000 किलोमीटर। ये कई बार पीसीएस में पूछ रखा है भाई। पार्किंग कक्षा, जो पार्किंग स्थान होगा वो 35,700 होगा, यानी 36,000 याद रखिएगा।
सन सिंक्रोनस 700 से 800 किलोमीटर और जियो सिंक्रोनस जो लिमिट है वो 4,35,800 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय, देखिए जैसे जैसे कोई चीज़ पृथ्वी की कक्षा से ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो उसमें लगने वाला समय बढ़ता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। PCSJ का ये प्रश्न है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भू स्थित उपग्रह, मतलब जियो, याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर जाता है? तो 36,000, मैंने अभी आपको बताया था। कितने हजार? 36,000। निम्न में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन गैस भी पाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मंगल गैस में कौन सी गैस है? मंगल ग्रह पे कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है। इसके अलावा क्या क्या है? नाइट्रोजन है और आर्गन है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। दिन और रात होने का मेन क्या होता है? देखिए, पृथ्वी जो है, जैसे ही मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये है सूर्य। ये मैंने आपको मैं फिर से बता दूँ कि जब मैं फिजिकल जियोग्राफी में मैंने बड़े बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कन्फ्यूज़न के लिए उसको ज़रूर देखना चाहिए। ये मान लीजिए सन है, ठीक, और ये पृथ्वी है। ध्यान से देखिए, पृथ्वी की ये एक्सेस है। अब पृथ्वी अपनी एक्सेस पर ऐसे भी घूम रही है, देखिए इधर इस तरीके से भी घूम रही है पश्चिम से, और इस सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ठीक, तो पृथ्वी अपनी एक्सेस पर, देखिए जैसे अभी ये दिख रहा है, अब ये ऐसे घूमेगी तो जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन होगा, और जो पार्ट अपोजिट साइड में होगा वहाँ क्या होगी? रात होगी। ऐसे फिर घूमेगा। तो बताइए, जो पृथ्वी के दिन और रात की स्थिति है वो क्यों होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, लट्टू की तरह। देखिए ऐसे ऐसे जो अपनी जगह पे एक्सिस पे नाचती है। चंद्रमाओं की संख्या जो बृहस्पति के पास है, बृहस्पति एक लौता ऐसा है जिसमें 79 उपग्रह हैं। एक होता है ग्रह, देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उनके उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बृहस्पति जो है, इसके पास सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वर्तमान समय में इसके 79 है, ये भी फिक्स नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बृहस्पति का सबसे कौन सा उपग्रह सबसे लेटेस्ट है, कमेंट बॉक्स में, और कितने टोटल है और लेटेस्ट कितना कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हर आदमी को पता चल सके। टेलीविजन संकेत मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे नहीं प्राप्त हो पाते। क्यों नहीं प्राप्त हो पाते? याद रखिए, पृथ्वी की वक्रता, याद रखिएगा, पृथ्वी की वक्रता की वजह से जो टेलीविजन संकेत है वो एक जगह से आगे प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है ना। निम्न में से सौर मंडल के किस ग्रह के 2 नए उपग्रहों को कैसिनी स्पेस प्रोब द्वारा पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराना बट ये फिर आ सकता है। शनि ग्रह के जो उपग्रह है उनको याद रखिएगा। शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है, सॉरी। शनि जो है, जो सैटर्न है, वो सूर्य से कौन सा ग्रह है? छठा। ऐसे देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो पृथ्वी जो शनि है वो छठा ग्रह है। इनका बड़ा अच्छा शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने बता रखा है, उधर जरूर देखिएगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह हैं ही नहीं, वो कौन सा है? बुध और शुक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला आ जाइए, मंगल ग्रह के बारे में मैं बता दूं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और मंगल ग्रह भी जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी है, वैसे ही मंगल ग्रह 25.5 डिग्री, मतलब 25.12 डिग्री क्या है? टिल्टेड है। तो जैसे पृथ्वी अपना 24 घंटे में पूरा करती है, वैसे मंगल ग्रह जो है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में पूरा करता है अपनी एक घूर्णन को। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ पृथ्वी भर के बारे में ना पढ़िए, पृथ्वी के साथ साथ उसके तरह दिखने वाले ग्रहों के बारे में भी पढ़िए। और इसी वजह से देखिए, चूंकि मंगल, पृथ्वी जैसे अपनी एक्सेस पे झुकी है, वैसे मंगल भी झुका है, इसी वजह से मंगल की स्टडी ज़्यादा करी जा रही है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन शनि ग्रह में कौन सी ज़्यादा गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। और भी पाई जाती है, बट शनि गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। और क्या क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस पाई जाती हैं शनि के वायुमंडल में। किस ग्रह का रंग लाल दिखता है? तो आपको पता होना चाहिए, मंगल ग्रह का जो कलर है ना वो रेड दिखता है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी यानी अर्थ का कलर ब्लू दिखता है क्योंकि यहाँ पे पानी है। दूसरा, शुक्र का कलर हरा दिखता है। अगला, यूरेनस का कलर लाल दिखता है और मंगल का कलर मंगल का कलर क्या दिखता है? लाल दिखता है। पृथ्वी का कलर नीला दिखता है, यहाँ पे लिखा है सही।
पृथ्वी का कलर क्या दिखता है, नीला। शुक्र सबसे चमकदार है, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर देखने के चक्कर में बोल गया। पृथ्वी क्या है, नीली है। शुक्र सबसे चमकदार है। मंगल लाल है और यूरेनस माने अरुण हरा है। ठीक, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रहों को उनके आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है ना। जब आप घटते हुए क्रम में बताएंगे तो सबसे, देखिए सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, उससे छोटी है पृथ्वी, उससे छोटा है मंगल, उससे छोटा है बुध, यानी बृहस्पति पृथ्वी मंगल बुध, इसका ये सीक्वेंस सही होगा। अगला जरा सा देख लीजिए। जैसे देखिए चंद्रमा को जितनी भी रोशनी प्राप्त होती है उसका वो 7% वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। वैसे ही पृथ्वी का स्टेटस है, पृथ्वी को जितनी भी रोशनी प्राप्त होती है उसमें से 35% वो सीधे क्या करती है, रिटर्न कर देती है। पृथ्वी का जैसे क्रोड जो है वो तरल है, लिक्विड है, क्रोड। ठीक, पृथ्वी का जो क्रोड है वो तरल है, वैसे ही चंद्रमा का जो क्रोड है वो क्या है, सॉलिड है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आया बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसमें हिंदी इंग्लिश के लिए मत परेशान हुई, हिंदी इंग्लिश ये सब करने के चले। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आएंगे कहाँ से भाई, यही प्रश्न घुमा फिरा के एग्जाम में आएंगे। ठीक, इन्हीं को स्टेटमेंट और रीजन में बना के दे देगा। ठीक, तो चलिए हमारे सौर ग्रह में सबसे चमकदार जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ देख लीजिए क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही बात, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही बात है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही बात है। और सबसे मंद गति वाला ग्रह मंगल है, गलत बात है। सबसे मंद गति वाला वरुण है, याद रखिएगा। जो सबसे दूर है उसकी गति सबसे मंद है। वरुण 164 साल में अपना सूर्य की ओर, जैसे सूर्य की ओर चक्कर हर ग्रह लगाता है, तो सबसे आंख वाला है वरुण। वरुण 164 साल में अपना पूरा रिवोल्यूशन पूरा करता है, जबकि मंगल 687 दिन में ही पूरा कर लेता है। अगला, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है क्या, बुध। अच्छा, एक प्रश्न याद रखिएगा, जब इधर देख लीजिए, सूर्य से सबसे करीब कौन सा ग्रह है, बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछे, यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5, अब आप खुद बताइए, देखिए मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद देखिए कि एक ही प्रश्न बार बार आया है। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी की खास बात है, कुछ नया नहीं आएगा, 95% वही आएगा जो पहले से आता है। ठीक है ना। और या तो वो डायरेक्ट प्रश्न आएगा या उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। जैसे एग्जाम में आ सकता है, वरुण का परिक्रमण कितने साल में पूरा होता है। अब आपको लगेगा अरे ये तो आया ही नहीं, यही आया है, एक्सप्लेनेशन वाला ही आया है, उसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आया है। ठीक, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। याद रखिएगा, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी का है, शुक्र। मतलब पृथ्वी से शुक्र करीब है लेकिन सूर्य से बुध करीब है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगल बगल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार आए हैं देख लीजिए। ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग हैं। आप पृथ्वी समझ के सूर्य मान लीजिए और सूर्य समझ के पृथ्वी मान लीजिए, गड़बड़ हो गया प्रश्न। ठीक, अब देख लीजिए फिर से स्टेटमेंट और रीजन। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले काल के बराबर होता है, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा उससे डायरेक्टली रिलेटेड दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन ए। ठीक, अब अगला आ जाइए, ये तो हो गया यहाँ तक का। कम टू द नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाने वाली वेद। मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, जय ये अगर मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है। जब आप कोई यहाँ पे, अब अर्थ क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जब पृथ्वी से हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो पृथ्वी की किसी कक्षा में आके जैसे यहाँ पे पहुँचा देते हैं। जैसे जितने भी उपग्रह हम लोग लॉन्च करते हैं वो उपग्रह यहाँ से उड़ाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, उपग्रह इसी कक्षा में हमेशा चलता रहेगा, याद रखिए हमेशा। जब तक उसको अलग से एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो इसी कक्षा में क्या करेगा, चलता रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब जब कोई उपग्रह एक कक्षा में पहुंच जाता है तो वहीं चलता रहेगा। अब इस उपग्रह से एक गेंद उछालेंगे तो वो गेंद कहाँ है, इसी ऑर्बिट में ही है ना, तो भैया वो भी गेंद भी इसी में हमेशा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल में पूरा लगातार घूमती रहेगी। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अगला, ग्रहों के बारे में ये बाद में समझेंगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए,
ग्रह कौन होते हैं? ग्रह जो होते हैं वो खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, पिंड होते हैं। वो स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते बल्कि सूर्य के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। याद रखिए, जितने सौरमंडल में ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मेन कारण क्या है? मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये देखिए, पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कारण क्या है? क्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। क्रोड के अंदर जो है ना वो धाराएं घूम करती हैं। आंतरिक कोर पृथ्वी के गर्भ में ठोस एवं द्रव कोर अवस्था में है, जिससे लौह और निकल जैसे जो पृथ्वी का क्रोड जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे लोहा बहुत है, निकल बहुत है। उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? मैग्नेटिक धाराएं बन जाती हैं। उसकी वजह से पृथ्वी का जो है मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट है। ठीक। इसीलिए कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो वापस पृथ्वी पे आ जाती है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में, अच्छा ये भी एक कंडीशन है, देखिए पृथ्वी के ऊपर कोई होगा छोड़ेंगे तो पृथ्वी उसको खींच लेगी, ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन स्पेस में किसी को छोड़ दीजिए तो वैसे ही लटका रहेगा। ठीक। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सबसे अधिक क्या है? जल, जिप्सम और मीथेन। याद रखिएगा, एक तो पानी, दूसरा मीथेन और तीसरा जिप्सम। टाइटन का सबसे बड़ा, टाइटन किसका उपग्रह है? चंद्रमा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो आपको पता होना चाहिए शनि का। ठीक। याद रखिए, शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, एक बार मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास जरूर देख लीजिए भाई साहब, मैं यही कह सकता हूँ। बृहस्पति का जो वलय होता है वो सिलिकेट का बना हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। बृहस्पति के जो वलय मतलब बृहस्पति ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। कुछ ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, गिने चुने हैं, उनमें से एक बृहस्पति भी है। बृहस्पति के चारों ओर जो छल्ले हैं वो किसका बना होता है? सिलिकेट का बना होता है। और इसके छल्लों की खोज वाइजर 1 ने सबसे पहले की थी। याद रखिए, इन वलयों को जेवियन वलय कहते हैं, जेवियन सर्किल। ठीक। बृहस्पति के जो चारों ओर छल्ले बने होते हैं वो किसका बना होता है? सिलिकेट का। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। ठीक। अगला, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है? मीथेन अवेलेबल है। कुछ ग्रहों के सतह ताप नीचे दिए गए हुए हैं, इंगित करिए कौन सा प्लूटो का कौन सा है? तो याद रखिए -230 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर होता है प्लूटो का। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया है। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य से आगे बढ़ेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे सूर्य से दूरी पे ये लोग हैं। ये देख रहे हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी ये है, देखिए ये बृहस्पति है, ये शनि है। इन दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, मंगल और बृहस्पति। ठीक। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो चीज़ होती है उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछ रखा है। एस्टेरॉइड क्या है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ चीज़ें लगातार सूर्य के चारों ओर घूमती रहती हैं, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। ठीक। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका मास, देखिए एक होता है वेट और एक होता है मास। मास का मतलब जैसे जब मास में g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे देखिए मैं दिखा दूं, m क्या है? मास। अगर इसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये इसका वेट। तो मास क्या है? m, और वेट क्या है? m इंटू जी। तो याद रखिए, यदि चंद्रमा की सतह से कोई भी पार्टिकल लाएंगे तो उसका क्या नहीं बदलेगा? मास हमेशा फिक्स रहेगा। बदलेगा क्या? वेट बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? 384,000 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए काम देगा। अगला, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है, ये एक वजह है। ठीक। ये हो गया अगला प्रश्न। अब आ जाइए नेक्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। 60 प्रश्न तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे सारे पार्ट को कवर कर रहा हूँ। अच्छा, धीरे धीरे करने का मतलब देखिए, एक बार में आप 20 घंटे तो पढ़ नहीं लेंगे, 19 मिनट बहुत होता है। अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे।